हिस्ट्री से संबंधित जो आपके 8 टॉपिक हैं, इसके बारे में मटेरियल आपको वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसको खूब अच्छे से कायदे से सुने और इसके बाद देखा जाए। आज हम लोग का परिचर्चा का विषय है पुनर्जागरण और उसके प्रभाव, यानी 15वीं सदी में यूरोप में हुआ पुनर्जागरण और इसके प्रभाव के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, सभी बच्चों ने कहा है यूरोप विश्व इतिहास। आप उस दिन नहीं थे तो आपसे आप भी अपनी सलाह मशवरा दीजिए, आप किसी कार्यक्रम में थे, इसलिए आप लोग को बता दीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सिलेबस आप लोग के पास नोट करा दिया गया है। आज हम लोग उसके पहले अध्याय के तहत आज पुनर्जागरण पर चर्चा। क्या होगा? पुनर्जागरण। हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। देखिए, पुनर्जागरण, ये पुनर्जागरण को हम लोग इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनेसा। और रेनेसा जो उसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म। क्या है? पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म का को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है पांडित उदय। पांडित उदय यानी पुनर्जागरण को जो दो शब्दों से बना है वह है पुनर्जन्म से निकला है। पुनर्जन्म को हम पांडित उदय कहते हैं और इसका इंग्लिश में रेनेसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनेसा। अब प्रश्न उठता है पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण को कैसे हम परिभाषित करें। अब देखिए, दूसरी चीज है, देखिए पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं सदी में यूरोप से होती है और यूरोप के देश इटली से होती है। कब होती है? 15वीं सदी में यूरोप के देश इटली से होती है। और इसका पीरियड क्या है? 1453। क्या है? 1453 पर 1453। और एक घटना कहाँ घटती है? तुर्की के कुस्तुंतुनिया से। कुस्तुंतुनिया और कुस्तुंतुनिया विद्वानों की स्थली थी और यहाँ के सारे विद्वान इटली चले जाते हैं और यहीं से चर्च के खिलाफ आवाज उठाती, चर्च के खिलाफ। यानी 15वीं सदी में यूरोप में उभरा वह समाज सुधार आंदोलन जिन्होंने चर्च के अंधविश्वास, पाखंड और रीति रिवाजों का विरोध करके तर्क, साहित्य, कला के क्षेत्र में एक उन्नत किया। वही परिवर्तन जो हुआ वही पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का आशय होता है चर्च आधारित व्यवस्था से मुक्ति। एक शब्द में कहा जा पुनर्जागरण क्या है? चर्च आधारित व्यवस्था से मुक्ति ही पुनर्जागरण है। से मुक्ति यानी पुनर्जागरण को चर्च से मुक्ति। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से। कहाँ से होती है? इटली से। शुरुआत का केंद्र कहाँ था? इटली।
और कब हुआ था? 1453 ईस्वी में अथवा 15वीं सदी में, अथवा 15वीं सदी में, 15वीं सदी में। यानी आप कॉमन रूप से कह सकते हैं पुनर्जागरण 15वीं सदी में उन सुधारों को कहा जाता है जिन्होंने चर्च के अंधविश्वास पाखंड के स्थान पर आधुनिकता और तार्किकता के आधार पर यूरोप में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। यही परिवर्तन ही पुनर्जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुनर्जागरण। यानी पुनर्जागरण की शुरुआत 1453 से होती है। कब से होती है? और कहाँ से होती है? इटली से होती है। और इसको सिर्फ इटली से होती है। इटली से होने के पीछे कारण क्या थे? अब पहला कारण था इटली की भौगोलिक स्थिति। क्या था? इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली से क्यों आरंभ हुआ? पहला चीज है भौगोलिक कारण थे। इटली से आरंभ होने के पीछे भौगोलिक कारण को माना जाता है, भौगोलिक कारण। और दूसरा कारण इटली का समाज भी देखते हैं, समाज। और तीसरा जो है इटली में, इटली विद्वानों की सरल स्थली थी, विद्वानों की सरल स्थली थी, विद्वानों की सरल स्थली थी, सरल स्थली थी। यानी पुनर्जागरण 15वीं सदी में 1400 अथवा 1453 में इटली से आरंभ होता है। इटली से आरंभ होने के पीछे पहला कारण था इटली की भौगोलिक स्थिति अथवा भौगोलिक कारण। दूसरा चीज था वहाँ का समाज। और तीसरी स्थिति है वो विद्वानों की सरल स्थली। अब हम प्रश्न का भौगोलिक का, इटली के चारों तरफ उसकी सीमा किससे टच करती है? समुद्र से। और प्राचीन काल में समुद्र ही आने जाने का माध्यम था। क्यों? क्यों बेटा? यही नहीं है। यानी प्राचीन काल में समुद्र ही आने जाने का क्या था? माध्यम था। यानी इटली की चारों सीमाएं समुद्र को टच करती थी। समुद्र के रास्ते से दुनिया के लोग इटली आ सकते थे, जा सकते थे। यानी इटली का बाह्य देशों के साथ एक संपर्क बना हुआ था। क्या था? बाह्य देशों के साथ एक संपर्क बना हुआ था। यह कारण इटली में विचारों का आदान प्रदान हुआ। जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है वहाँ पर बदलाव होता है। यह बदलाव क्या हुआ? पुनर्जागरण। किसके रूप में देखा गया? पुनर्जागरण। यानी यूरोप में 15वीं सदी में इटली से पुनर्जागरण आरंभ हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा तत्कालिक कारण वहाँ की भौगोलिक स्थिति को माना जाता है। किसको माना जाता है? और दूसरा चीज है समाज। इटली में, इटली का समाज सहिष्णु था। क्या था? सहिष्णु। यानी दुनिया के जो अन्य देशों के लोग आते थे उनका वहाँ बहुत कद्र होता था। क्या होता था? या किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के अनुयायी लोग रहते थे उनका बहुत कद्र होता था। और तीसरी चीज है विद्वानों की सरल स्थली। इटली का जो फ्लोरेंस शहर था वह प्रारंभ से ही वहाँ विद्वानों की सरल स्थली थी और विद्वान, सारे विद्वान वहाँ रहते थे। यानी इटली से जो पुनर्जागरण आरंभ हुआ उसके पीछे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ का समाज और विद्वानों की शरण स्थली ने इटली में महान परिवर्तन किया। वही पुनर्जागरण है। क्या है? वह पुनर्जागरण। आपसे पूछा जाए पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण को कॉमन शब्द में पुनर्जन्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या है? पहले इटली यूरोप के लोग बेहद पढ़े लिखे थे। आप यूनान को ले लें, यूनान में आप अरस्तु, सुकरात और प्लेटो जैसे विद्वान रहते थे। और 7वीं 8वीं सदी आते आते पूरे यूरोप के समाज पर चर्च का प्रभाव पड़ गया। और चर्च एक धार्मिक संस्था थी और इसके प्रभाव में यूरोप में तार्किकता और वास्तविकता के स्थान पर अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया। इससे यूरोप के समाज में अंधकार युग आरंभ हुआ। और उस चर्च के प्रभाव से यूरोप में जो अंधकार आया है इसको हटाने का प्रयास
1453 के बाद तुर्की की पुस्तुतुनिया घटना के बाद यूरोप में आरंभ होता वही परिवर्तन पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण क्या है आप लोग एक लाइन में 15वीं सदी में चर्च के अंधविश्वास और पाखंड के स्थान पर तार्किकता आधुनिकता के माध्यम से जो परिवर्तन हुआ इसने कला साहित्य विज्ञान के साथ साथ अन्य रूपों को बढ़ावा दिया, अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, वही परिवर्तन ही पुनर्जागरण कहलाता है। अब पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से होती है। इटली से होने के पीछे कारण क्या थे? पहला कारण था उसकी भौगोलिक स्थिति। इटली की चारों सीमाएं समुद्र से खुली हुई थी, टच करती थी और दुनिया के सभी देश के लोग आ जा सकते थे और विचारों का आदान प्रदान हो सकता था। पहला कारण इसके बारे में। और दूसरा कारण था इटली का समाज था। इटली के समाज में सभी धर्मों के लोगों का कद्र होता था, समाज सहिष्णु था। और वो तीसरा कारण था इटली विद्वानों की स्थली थी। ऐसे में वहाँ पर विचार पनपते थे और किसी विषय वस्तु पर मंथन होता था। जहाँ मंथन और चिंतन होगा वहीं परिवर्तन होगा, एक कहावत है। अब हम लोग चलते हैं पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पहली विशेष, अब हम पुनर्जागरण की विशेषताओं पर चलते हैं। पुनर्जागरण की जो विशेषता है हम उस पर चलते हैं। विशेषता, पुनर्जागरण की जो पहली विशेषता है वह है मानववाद। क्या है? मानववाद। पहली विशेषता मानववाद है। दूसरी विशेषता क्या है? भौगोलिक खोज। तीसरा है विज्ञान। और चौथी जो विशेषता है वह चीज क्या है आपको? कला के क्षेत्र में। और पांचवी विशेषता है साहित्य। और छठी विशेषता है वह गणित तथा अन्य क्षेत्र। गणित तथा अन्य क्षेत्र। अब देखिए यह पुनर्जागरण की आधारभूत विशेषताएं क्या है? पुनर्जागरण की आधारभूत विशेषताएं। पहली विशेषता है मानववाद। क्या है? मानववाद का आशय क्या होता है? क्यों प्रिया जी आपसे पूछा जा बैठी, मानववाद क्या है? मानववाद का आशय होता है उन्नतशील ज्ञान। क्या होता है? क्यों क्या होता है? क्यों इधर बात है इधर। मानववाद का आशय क्या होता है? उन्नतशील ज्ञान। और मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? पेटा जी। किसे कहा जाता है? पेटार को। किसको कहा जाता है? पेटार। क्यों स्नेहा जी टीचर आप लोग बताइए। मानववाद का शाब्दिक अर्थ है उन्नतशील ज्ञान। क्या अर्थ है? उन्नतशील ज्ञान। और उन्नतशील ज्ञान का अर्थ क्या है? वास्तविक और तार्किक ज्ञान। और इसका बोध क्या होता है? जहां पर अंधविश्वास और पाखंड से वह मुक्ति होकर वास्तविकता का ज्ञान हो, वही ज्ञान क्या होता है? मानववाद होता है। और मानववाद के पिता पेटार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेटार। मानववाद का आशय होता है उन्नतशील ज्ञान। उन्नतशील ज्ञान। और इसके पिता कौन थे? पेटार। मानववाद से फादर कौन थे? पेटार। क्लियर है? और दूसरा चीज है भौगोलिक खोजों का प्रभाव रहा। कौन कौन सी भौगोलिक खोजें हुई आप लोग को बताया गया था उस दिन। देखिए दुनिया में पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। और कौन कौन सी भौगोलिक खोज हुई?
भौगोलिक खोज में पहली खोज होती है भारत की। भारत की खोजकर्ता कौन था? वास्को डी गामा। और भारत के बाद जो नई दुनिया अमेरिका को खोज करता है वह कोलंबस है। कोलंबस। और चीन के समुद्री मार्ग का जो पता लगाया था मैगेलन कहा जाता था। चीन के समुद्री मार्ग इसका किसने पता लगाया था? मैगेलन। और उत्तम मासा की खोज डियाज ने की थी। उत्तम मासा क्या है? एक है स्थान है। हाँ द्वीप उत्तम मासा है। डियाज ने किया था। एक मिनट तारीख 3/4 डियाज ने किया था। बार्थोलोमेव डियाज। ये भौगोलिक खोजें होती हैं, ठीक है, ये भौगोलिक खोजें हुई। अब इसके साथ साथ क्या बताइए बार्थोलोमेव डियाज उत्तम मासा की खोज करता है। और इसके साथ साथ भारत की खोज 1498 में को किसने किया था? वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस। और इसके साथ साथ चीन के समुद्री मार्ग को पता लगाया था मैगेलन। और उत्तम मासा की खोज बार्थोलोमेव डियाज ने किया था। और यह इसके बाद विज्ञान को बढ़ावा मिला। क्या मिला? पुनर्जागरण ने विज्ञान को बढ़ावा दिया। और विज्ञान में क्या क्या खोज हुई? न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण। कोई वस्तु ऊपर पृथ्वी से उस आकाश से गिराई जाती है, नीचे आती है, वह किस सिद्धांत पर काम करता है? गुरुत्वाकर्षण। नदी में चारों तरफ से बाढ़ आई है, नावे चल रही है, किसका सिद्धांत है? आर्किमिडीज का, जल प्लावन का। और सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, यह किसका सिद्धांत है? केपलर। किसने दिया था? केपलर। और इसके साथ साथ और छोटी वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन बना था, गैलीलियो ने दिया था। यानी पुनर्जागरण ने विज्ञान को खोजा। क्या खोजा? विज्ञान को। विज्ञान की खोज। और विज्ञान में आप देख सकते हैं विज्ञान में क्या क्या खोजा गया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम पहले खोजे गए। क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण के नियम। न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन। और दूसरा है जल प्लावन का सिद्धांत। जल प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज। और तीसरा था ग्रहों के गति के नियम। ग्रहों के गति का नियम। ग्रहों के गति के नियम इन्होंने खोज किया था केपलर ने। किसने दिया था? केपलर। और इसके साथ साथ दूरबीन और यंत्र खोजे गए थे। गैलीलियो। गैलीलियो ने खोजा था। और यानी पुनर्जागरण ने क्या दिया? विज्ञान की खोज की। क्या की? विज्ञान की। या अब आता है
अब विज्ञान के बाद कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रगति होती है। ठीक है, हम लोग कला और साहित्य के बारे में चलते हैं। देखिए, साहित्य में कुछ साहित्यकार होते हैं। वह कौन कौन से साहित्यकार हैं? आप विलियम शेक्सपियर को ले लीजिए, टॉमस मूर को ले लीजिए, दांते को ले लीजिए, मैकियावेली को ले, यानी पुनर्जागरण ने साहित्य सृजन को जन्म दिया। किसको दिया? साहित्य सृजन, साहित्य को बढ़ावा दिया है। साहित्य को, साहित्य में कौन कौन होता है? टॉमस, सबसे पहले दांते। दांते ने कौन सी किताब लिखी थी? डिवाइन कॉमेडी। क्या लिखा था? डिवाइन कॉमेडी। दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ लिखा था। और दूसरे टॉमस मूर। टॉमस मूर ने क्या लिखा था? यूटोपिया। किसका लिखा था? यूटोपिया। टॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा था। और तीसरा जो प्रमुख ग्रंथ है मैकियावेली। मैकियावेली। और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? द प्रिंस और द प्रिंस। और जो चौथा जो ग्रंथ है, आप शेक्सपियर का नाम सुनते होंगे। शेक्सपियर ने मैकबेथ और मैकबेथ, हेलमेट, जूलियस सीजर वगैरह तमाम ये सब ग्रंथों की रचना करता है। यानी तो पुनर्जागरण में साहित्य को उन्नतशील बनाने में वो कार्य